My dear student, class BA part third year, subject Geography. BA part थर्ड ईयर इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्लाइमेट अर्थात जलवायु। हमने पिछले वीडियो में जलवायु के बारे में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझा। जलवायु की डेफिनेशन और मौसम की डेफिनेशन को समझने के बाद में उनमें डिफरेंस देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस क्लाइमेट एंड वेदर। उसके बाद में हमने आपको इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट बताए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताए। उसके बाद में हमारा अंतिम जो टॉपिक चल रहा था जिसके अंतर्गत हम मैकेनिज्म ऑफ क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे थे अर्थात जलवायु की क्रियाविधि। इस जलवायु की क्रियाविधि के अंतर्गत हमने जलवायु क्रियाविधि अर्थात इसकी मैकेनिज्म के बारे में बातचीत चल रही थी कि जलवायु का जो उद्भव हुआ है या मानसून का उद्भव हुआ है वो किस तरह से हुआ है। तो हमने देखा था तो हम मानसून निर्माण या मानसून की उत्पत्ति की उद्भव की परिकल्पनाएं पढ़ रहे थे। कंसेप्ट ऑफ मानसून यानी मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। उस मैकेनिज्म के अंतर्गत हमने देखी थी मानसून का उद्भव या उत्पत्ति किस तरह से हुआ है, इस मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इस मैकेनिज्म के अंतर्गत हमने देखा था फर्स्ट कंसेप्ट जो हमने देखा था वो आपकी तापीय परिकल्पना थी। तापीय परिकल्पना थी जिसको हमने थर्मल कंसेप्ट के नाम से जाना था। और थर्मल कंसेप्ट के अंतर्गत हमने देखा था कि तापमान के डिफरेंस के कारण, तापमान के अंतर के कारण हमारे वायुदाब के मान में परिवर्तन होता है और इस वायुदाब के ताप और दाब की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति होती है। ये कंसेप्ट जो दिया था 16वीं शताब्दी में सबसे पहले एडमंड हैली नामक जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने ये कंसेप्ट रखा था। इतना हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत समझ लिया था। इसके बाद में जो दूसरी जो वीडियो थी आज की जो वीडियो है, इस आज की वीडियो के अंतर्गत हमारा अगला जो कंसेप्ट है वो हमारा गतिक परिकल्पना है, यांत्रिकी परिकल्पना से जुड़ा हुआ है। डायनेमिक कंसेप्ट जो हमारे अगली जो परिकल्पना है, कंसेप्ट है, वो है हमारा डायनेमिक कंसेप्ट। डायनेमिक कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो डायनेमिक कंसेप्ट जो परिकल्पना बनाई गई है मानसून की उत्पत्ति को, वो ये कहती है कि ताप और दाब के अंतर के परिणाम स्वरूप मानसूनी पवनों का स्थानांतरण न होकर, मानसूनी पवनें उत्पन्न न होकर, डायनेमिक कंसेप्ट के अंतर्गत उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वायुदाब पेटियों के अंतर्गत स्थानांतरण होता है और वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप मानसूनी पवनें उत्पन्न होती हैं। ये जो कंसेप्ट दिया था, यह कंसेप्ट फ्लॉन नामक जर्मन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता फ्लॉन ने दिया था। और फ्लॉन भूगोलवेत्ता के द्वारा ये डायनेमिक कंसेप्ट या गतिक परिकल्पना जो दी गई थी, उस गतिक परिकल्पना के अनुसार वायुदाब के अंतर के कारण, वायु दाब के अंतर के फलस्वरूप या परिणाम, वायुदाब के अंतर के कारण जो हमारी मानसूनी जो पवनें हैं, मानसूनी पवनें वो उत्पन्न होती हैं। और इस वायुदाब के अंतर के कारण हमारी पेटियाँ, वायुदाब पेटी वो हमारी
खिसकती हैं। वायुदाब पेटियों के अंतर्गत स्थानांतरण होता है, वायुदाब पेटियाँ खिसकती हैं। इन वायुदाब पेटियों का किस तरह से स्थानांतरण होता है, ये वायुदाब पेटियाँ किस तरह से खिसकती हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारे दाब के परिवर्तन के कारण हुआ है। अगर हम ग्लोब पर अगर दृष्टि डालते हैं तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री जो हमारी इक्वेटर लाइन है, इस इक्वेटर लाइन्स के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इस बीच वाली पेटी को हमने डोलड्रम की संज्ञा दी है। इस डोलड्रम की पेटी के उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर यहाँ हवाएं जो होती हैं, व्यापारिक हवाएं यानी ट्रेड विंड, और जो हमारी पछुआ पवनें जो हैं वो यहाँ अभिसरित होती हैं इस क्षेत्र में। परिणाम स्वरूप ये हवाएं जब अभिसरित होती हैं तो इनका विस्तार जो है वो हमारे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैल जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ एक विशेष प्रकार का जोन उत्पन्न हो जाता है जिसको हमने कहा था इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अर्थात अंतः अभिसरण क्षेत्र बन जाता है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बन जाता है, जिसको हमने ITC अर्थात इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन, इसको हमने अंतः उष्ण, जिसको हमने बोला है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये ITC जो बनता है, ये ITC उत्तर के अंतर्गत जो ये उत्तरी सीमा है या उत्तरी जो गोलार्ध है, इसके अंतर्गत इसको हमने नाम दिया है उत्तरी नॉर्थ इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जन, और जो दक्षिणी जो गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध को हम के अंतर्गत इसको हमने कहा है साउथ इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जन। अर्थात जो हमारा ITC का जो क्षेत्र बनता है, इस ITC के क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत इसे हमने उत्तरी अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा है। दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत इसको हमने जो है साउथ इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की संज्ञा दी है। ये दोनों पेटियों के अंतर्गत स्थानांतरण होता है शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में। परिणाम स्वरूप जब हमारा सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, तब हमारे उत्तर की जो ITC जो क्षेत्र हैं, जिनको हमने उत्तरी इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की संज्ञा दी है, अर्थात हमारा उत्तरी अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो हमारे कर्क रेखा से 23.5 डिग्री जो हमारी कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा से इसका विस्तार 30 डिग्री तक हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह पेटियाँ खिसक कर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुँच जाती हैं। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुँच जाने के परिणाम स्वरूप इन भागों के अंतर्गत जो हमारे ताप और दाब की जो दशाएं होती हैं वो बदल जाती हैं। परिणाम स्वरूप इन भागों में वायुदाब के अंतर के कारण यहाँ जो हमारी पवनें होती हैं वो यहाँ से पवनें उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। ये व्यापारिक जो पवनें हैं वो व्यापारिक पवनें हमारे जो हैं उच्च वायुदाब क्षेत्र से न्यून वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रभावित हो जाती हैं, चलना शुरू कर देती हैं। इस तरह से जब ये सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो ITC जो है हमारा वो उत्तर की ओर खिसक कर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ वायुदाब पेटियाँ जो होती हैं उनमें स्थानांतरण हो जाने के कारण वायुदाब के परिणाम स्वरूप यहाँ विंड जो होती हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं, चलना शुरू कर देती हैं, प्रभावित होना शुरू कर देती हैं। इसी तरह से जब हम अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत
जब हमारा सूर्य मकर रेखा पर होता है, परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है तो मकर रेखा पर स्थित जो हमारा अंतः उष्ण अभिसरण जो क्षेत्र बनता है या जो हमारा आईटीसी का जो क्षेत्र बनता है, वो आईटीसी का क्षेत्र दक्षिण की ओर खिसक कर 30 डिग्री तक विस्तृत हो जाता है। परिणाम स्वरूप सूर्य के उत्तरायण तथा सूर्य के दक्षिणायन के परिणाम स्वरूप सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन के परिणाम स्वरूप हमारी वायुदाब पेटियों के अंतर्गत स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप जो हमारी वायुदाब पेटियां हैं, उन वायुदाब पेटियों के अंतर्गत जो है फैलाव के परिणाम स्वरूप या स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप जो हमारी विंड जो होती है वो वायुदाब के अंतर के परिणाम स्वरूप वो वहाँ से चलना प्रारंभ कर देती है। और मैंने आपको कल भी जो पिछला जो वीडियो था उसमें भी बताया था कि विंड का जो फ्लोनेस का जो प्रिंसिपल होता है, जो सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत के अनुसार जो विंड होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रभावित होती है। यही जो चीज़ें हैं ये हमारे यांत्रिकी परिकल्पना को निर्धारित करती हैं। इन्हीं चीज़ों को यांत्रिकी को या गतिकी परिकल्पना के अंतर्गत फ्लॉन महोदय ने बताया था। और फ्लॉन महोदय का यह मानना था कि तापमान के अंतर के परिणाम स्वरूप जो है मानसूनी पवनें उत्पन्न नहीं होती हैं, बल्कि जो हमारे वायुदाब के अंतर के परिणाम स्वरूप जो वायुदाब पेटियों के अंतर्गत स्थानांतरण होता है, उस वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण या उसके खिसकने से जो हमारी हवा का जो प्रवाह होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। अर्थात अभिसरण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, उस अभिसरण क्षेत्र के अंतर्गत दोनों पवनें आकर एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, परस्पर मिलती हैं। परिणाम स्वरूप वहाँ का जो प्रेशर होता है उसके मान में अंतर आ जाता है और इस मान के अंतर के कारण यहाँ से ये मानसूनी पवनें उत्पन्न होना शुरू कर देती हैं। इस तरह से ये दो कंसेप्ट आपके, एक तापीय परिकल्पना और एक आपकी गतिक परिकल्पना, अर्थात एक आपकी थर्मल कंसेप्ट जो आपकी एम.एन. हैली महोदय के द्वारा दी गई थी, दूसरी आपकी डायनेमिक कंसेप्ट जो आपकी फ्लॉन महोदय के द्वारा दी गई थी। इन दोनों बड़ी कंसेप्टों के आधार पर हमने जलवायु या मानसून की उत्पत्ति या उद्भव के परिकल्पनाओं को बांधा है। और इन्हीं परिकल्पनाओं के आधार पर अगर हम भारत के संदर्भ में अगर बात करते हैं, भारत की स्थिति के अंतर्गत बात करते हैं, तो भारत के अंतर्गत सबसे पहले तापीय परिकल्पना की जब हम बात करते हैं तो तापीय परिकल्पना में जब भारत के अंतर्गत सूर्य जब उत्तरायण की दशा में होता है और जब सूर्य उत्तर के अंतर्गत स्थित कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर अगर चमकता है, लंबा चमकता है, तो परिणाम स्वरूप वहाँ का ताप का मान बढ़ जाता है। ताप के मान के अंतर्गत वृद्धि हो जाती है, साथ ही साथ दाब का मान कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप जिसके दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें या हम भारत के दक्षिणी सिरों की अगर हम बात करें तो दक्षिणी भागों के अंतर्गत जो हमारा टेम्परेचर हो जाता है वो कम हो जाता है और वहाँ का प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप अब हमारे समुद्री या सागरीय भागों के अंतर्गत हाई प्रेशर का जोन उत्पन्न हो जाता है। इस हाई प्रेशर जोन से विंड जो है वो भारत के अंतर्गत उत्पन्न, उत्तर भारत के अंतर्गत उत्पन्न लो प्रेशर वाले भाग तक प्रभावित होती हैं। और ये पवनें जो समुद्रों से लेकर आई हैं, परिणाम स्वरूप ये पवनों के अंतर्गत आर्द्रता या नमी होती है। परिणाम स्वरूप ये पवनें जब भारत के अंतर्गत प्रवेश करती हैं और जब ये इक्वेटर को पार करती हैं और इक्वेटर को पार करके जब भारत के अंतर्गत प्रवेश करती हैं तो ये दक्षिण पश्चिमी दिशा के अंतर्गत भारत के अंतर्गत प्रवेश करती हैं और भारत के अंतर्गत दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के नाम से जानी जाती हैं। और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें भारत के अंतर्गत वर्षा कराती हैं। और ये पवनें जब भारत के अंतर्गत प्रवेश करती हैं तो भारत का जो दक्षिणी जो हिस्सा है वो त्रिकोणा होने के कारण ये दो भागों में, दो शाखाओं में ये पवनें बढ़ जाती हैं। एक जो है इसके पूर्व दिशा के अंतर्गत बे ऑफ बंगाल में चली जाती है और दूसरी जो शाखा होती है वो आपके अरेबियन सी में या अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। परिणाम स्वरूप जो बंगाल की खाड़ी में जो शाखा प्रवेश करती है वो तट के सहारे
जो है उत्तर पूर्वी राज्यों के अंतर्गत स्थित मेघालय राज्य के अंतर्गत स्थित गोरो खासी जयंतियों की जो पहाड़ियां हैं, वहाँ गोरो खासी जयंतियों की पहाड़ियों पर जाकर क्या कर देती हैं, सर्वाधिक वर्षा करती हैं और मनसिमराम नामक स्थान पर भारत में सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है। इसी तरह से जो हमारी अरेबियन सागर में जो शाखा मानसूनी शाखा प्रवेश करती है, वो हमारे तट के सहारे केरल से महाराष्ट्र के बाद में हमारा गुजरात के बाद में राजस्थान, इन राज्यों से होकर या नदी जो घाटी क्षेत्र हैं उनमें प्रवेश करती हुई वर्षा भारत के अंतर्गत करा देती है। परिणाम स्वरूप जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो भारत के अंतर्गत वर्षा कराता है। ये आपकी भारत के संदर्भ में तापीय परिकल्पना है कि तापीय परिकल्पना के अंतर्गत किस तरह से भारत के उत्तर गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में परिवर्तन होकर जो है क्रियाएँ देखने को मिलती हैं। अगर इसी स्थिति को इसी परिकल्पना को अगर हम बात करते हैं और इन दोनों ही परिकल्पनाओं के अलावा अगर हम देखते हैं तो भारत में अगर हम भारत के अंतर्गत आधुनिक मत की अगर बात करते हैं तो आधुनिक मत ये कहता है कि भारत के अंतर्गत जो मानसून है उसकी जो प्रभावित करने के लिए कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसमें एक तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो आपका है हिमालय पर्वत और तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार या हिमालय पर्वत। दूसरा हमारा जेट प्रभाव, जेट स्ट्रीम। ये दो ऐसे प्रमुख कारक हैं जो भारत के अंतर्गत जो हमारी जलवायु है उसको प्रभावित करते हैं। अगर इस स्थिति को अगर हम देखें तो परिणाम ये देखा कि भारत के अंतर्गत जो जेट स्ट्रीम है जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आती है और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जब ये प्रभावित होती है तो परिणाम स्वरूप क्षोभमंडल के अंतर्गत जो हमारा क्षोभमंडल है उसके अंतर्गत 10 या 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ये जो पवनें हैं बहुत तीव्र गति के साथ यहाँ से फ्लो या प्रभावित होती हैं। परिणाम ये है कि ये जब जेट प्रवाह या जो हवा है ये जैसे ही भारत के अंतर्गत प्रवेश करती है तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवेश करती है और भारत के अंतर्गत जेट पवनों की एक शाखा जो है हिमालय के उत्तर की ओर तिब्बतीय पठारी भागों पर चली जाती है तथा दूसरी जो शाखा है वो हिमालय के दक्षिणी भाग से होती हुई जो है भारत के अंतर्गत प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप ये जो हमारा हिमालय का पर्वतीय जो क्षेत्र है ये हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र हमारे जो जलवायु है या हमारा जो मानसून है उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। ये साथ ही ये जेट पवनें जो चलती हैं ये भी हमारे जलवायु को क्या करती हैं, प्रभावित करने का काम करती हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने इस क्लाइमेट के टॉपिक के अंतर्गत आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन परिभाषा बताई। परिभाषा के बाद में हमने इसको प्रभावित करने वाले कारक बताए और इसको प्रभावित करने वाले कारकों के साथ साथ मैंने आपको मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई है, मानसूनी पवनों की उत्पत्ति की जो कंसेप्ट हैं, परिकल्पनाएं हैं, वो प्रमुख परिकल्पनाएं कौन कौन सी हैं, तो मैंने आपको इन दो प्रमुख बड़ी परिकल्पनाओं के बारे में बताया है। पहली जो परिकल्पना थी वो तापीय परिकल्पना थी और जो दूसरी जो परिकल्पना थी वो आपकी यांत्रिकी या गति की परिकल्पना थी। यूं करके जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तथा मानसून की उत्पत्ति की क्रियाविधि को हमने इस भारत के संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से समझा है। इसके बाद भारत के अंतर्गत किस प्रकार से ऋतु चक्र चलता है, कब इसके अंतर्गत शीतकाल होता है, कब ग्रीष्मकाल होता है, कब वर्षा काल होता है, इसके बाद में किस प्रकार से मानसून का जो है प्रत्यावर्तन होता है अर्थात मानसून किस तरह से लौटता है, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत आपको बताई जाएंगी। धन्यवाद।